हेलो दोस्तों, की टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 54 सीरीज। तो देखो भाई, हम लोग सेक्शन 54 सीरीज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले वीडियो को सभी लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मैं अभी सेक्शन 55 से लेकर के 53 तक बता दिया हूँ और इसके बारे में कैसे कैलकुलेशन करते हैं उसको मैं डिटेल में बता दिया हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 54 जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सभी ध्यान से नोट बनाइए और इसको लिखते जाइए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, सेक्शन 54 सीरीज क्या बोलता है, ध्यान से देखना है। सेक्शन 54 है, अगर कोई भी रेसिडेंशियल हाउस को, कोई भी रिहायशी अगर मकान को हम लोग सेल करते हैं, है ना, तो रिहायशी मकान को सेल करते हैं तो रेसिडेंशियल हाउस ही परचेस करना चाहिए। क्या परचेस करना चाहिए? रेसिडेंशियल हाउस ही परचेस करना चाहिए। कितने समय के अंदर? देखो, अगर मेरे पास रिहायशी मकान है, रेसिडेंशियल हाउस है, अगर मैं उसको सेल करके रेसिडेंशियल हाउस ही परचेस करता हूँ तो एग्जेम्पशन मिलेगा मुझे। और कितने टाइम के अंतर्गत परचेस करना चाहिए? जैसे मैंने आज ट्रांसफ़र किया, आज मैंने सेल किया, उसके 1 साल के अंतर्गत परचेस करना चाहिए। ठीक है। अगर मैं कोई अगर परचेस कर रहा हूँ ना, चलो ठीक है, परचेस कर रहा हूँ तो 2 साल का समय है। जैसे तुरंत ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र के अगर मैं तुरंत खरीद रहा हूँ तो 1 साल के अंदर, अगर डिसाइड करके रखा हूँ कि मैं वहाँ परचेस करूँगा, देखो इसमें 1 साल है, 2 साल है और 3 साल है लिमिट। उसको ध्यान से आप लोग को समझना है। तो जैसे हस्तांतरण से अगर हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अभी हम लोग ट्रांसफ़र नहीं किए हैं, ट्रांसफ़र के पूर्व 1 साल के अंतर्गत खरीद लिए हैं। अब जैसे ही ट्रांसफ़र किए हैं, ट्रांसफ़र के 2 वर्ष पहले परचेस करना चाहिए। ठीक है। ट्रांसफ़र किए हैं, उसके 2 वर्ष तक समय देते हैं कि परचेस कर लो। और 3 वर्ष किस केस में दिया जाता है? तो 3 वर्ष दिया जाता है हमको कंस्ट्रक्शन के केस में। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग अपने रेसिडेंशियल हाउस को, रिहायशी मकान को ट्रांसफ़र नहीं किए हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग देख करके आ गए हैं कि उस ज़मीन को खरीदेंगे, तो उस केस में कितना है? 1 ईयर है। और जैसे हम ट्रांसफ़र करने के बाद हम लोग परचेस कर रहे हैं तो उस केस में कितना है भाई? 2 ईयर है। अगर हम लोग ट्रांसफ़र कर लिए हैं, जैसे मैं आज 1/4/15 को ट्रांसफ़र किया, हाँ, अगर मैं पहले से ही देख करके रख चुका हूँ कि इस ज़मीन को मैं खरीदूंगा तो 1 साल के अंदर खरीदना चाहिए। अब मैं ज़मीन नहीं देखा हूँ, ट्रांसफ़र कर दिया, ज़मीन को मैं सेल कर दिया, उसके बाद मैं खरीदने जा रहा हूँ तो 2 साल तक समय देता है कि 2 साल तक के अंतर्गत आप खरीद लो। अगर मैं उस बिल्डिंग को मैं बनवा रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ, तो उस केस में कितने साल का एग्जेम्पशन दिया जाता है? 3 ईयर का एग्जेम्पशन दिया जाता है ना भाई। और डिडक्शन कितने तक मिलता है भाई? डिडक्शन जितना मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, या मैं कैपिटल इन्वेस्ट किया हूँ। जैसे मान लीजिए मैं 50 लाख तक ट्रांसफ़र किया हूँ, लेकिन मैं 45 लाख तक खरीदा हूँ। कितना इन्वेस्ट किया हूँ? 45 लाख तक खरीदा हूँ, तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 45 लाख तक ही मिलेगा। अगर मैं ट्रांसफ़र किया हूँ 50 लाख तक का, लेकिन मैं बिल्डिंग खरीद रहा हूँ कितना? 55 लाख का, तो मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा? 50 लाख तक ही डिडक्शन मिलेगा। तो यह है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या जितना मैं इन्वेस्टेड करता हूँ कैपिटल, उतना क्या मिलेगा? एग्जेम्पशन मिलेगा। ये कौन सा सेक्शन बोलता है? 54 सेक्शन 54 बोलता है। एक बार और ध्यान से सुनना है कि सेक्शन 54 क्या बोलता है। अगर मैं रिहायशी मकान को, रेसिडेंशियल हाउस को क्या करता हूँ भाई? अगर मैं रेसिडेंशियल हाउस को सेल करता हूँ, रेसिडेंशियल हाउस को क्या करता हूँ? सेल करता हूँ, है ना। तो सेल कर रहा हूँ, अगर सेल करने के बाद अगर मैं खरीद रहा हूँ तो 2 वर्ष के समय है। अगर मान लीजिए मैं रेसिडेंशियल हाउस परचेस किया हूँ तो 2 वर्ष का समय है। अगर उसको कंस्ट्रक्शन करवा लिया हूँ तो 3 वर्ष का समय है। और मैं पहले से देख लिया हूँ, ट्रांसफ़र करने से पहले देख लिया हूँ कि मैं उस घर को खरीदूंगा, तो उसके लिए कितने ईयर का समय है? 1 वर्ष के समय है। और कितना डिडक्शन मिलेगा? जितना हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जितना मैं सेल किया हूँ, जितना इन्वेस्ट किया हूँ, वो दोनों में से जो लो होगा। अभी मैंने एग्जाम्पल में आप लोग को बताया, ठीक है भाई। और उसको अगर मान लीजिए ऐसा नहीं करते हैं तो एक स्कीम बनाना पड़ेगा। मान लीजिए मैं सेल कर दिया अपनी बिल्डिंग को और मैं कोई रेसिडेंशियल हाउस परचेस नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे टैक्स लग जाएगा, उसमें मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर उसके लिए क्या करना है, अगर मैं 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष के अंतर्गत नहीं खरीद रहा हूँ, तो उसके लिए
एक खाता बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक योजना में जमा करना पड़ेगा। उस योजना में ऐसे जमा करना पड़ेगा कि मैं भविष्य में रेसिडेंशियल हाउस खरीदूंगा बोल करके जमा करना पड़ेगा, वो भी इनकम टैक्स रिटर्न के पहले जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए हम लोग 1, 2, 3 ईयर में अगर उसको नहीं खरीदते हैं तो एग्जेम्पशन हम लोग को नहीं मिलेगा, टैक्स हमको लग जाएगा, ठीक है। अब है हमारा सेक्शन 54 है। तो सेक्शन 54 क्या बोलता है, ध्यान से देखना है भाई। सेक्शन 54 बी बोलता है जो एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि भूमि है, कृषि भूमि को बेच करके कृषि भूमि ही खरीदना चाहिए, तभी हमको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। कृषि भूमि को बेच करके क्या खरीदना चाहिए, हमको कृषि भूमि ही खरीदना चाहिए, तभी हमको क्या मिलेगा भाई, डिडक्शन मिलेगा। और इस केस में कितना है भाई, जैसे हम कृषि भूमि को बेच रहे हैं तो कृषि भूमि को 2 वर्ष हस्तांतरण करने के 2 वर्ष पहले क्या करना चाहिए, खरीद लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे एग्रीकल्चर लैंड है, अब वो एग्रीकल्चर लैंड को मैं सेल कर दिया और सेल करने के बाद 2 वर्ष के अंतर्गत मैं कृषि भूमि ही खरीद रहा हूँ, तभी क्या मिलेगा, मुझको डिडक्शन मिलेगा। इसमें कितना है भाई, 2 वर्ष, ठीक है, टाइम लिमिट है इसमें 2 वर्ष। और क्या करना चाहिए, सेम एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदना चाहिए, कितना समय के अंदर, 2 वर्ष के अंतर्गत खरीदना चाहिए। ये भी सेम है, जितना मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है या कैपिटल इन्वेस्टेड, जितना मैं कैपिटल इन्वेस्ट किया हूँ वो दोनों में से कम है उतना छूट मिलेगा, ठीक है भाई। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मुझे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 54 क्या बोलता है, एग्रीकल्चर लैंड के बारे में बोलता है। सेक्शन 54D क्या बोलता है, एनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, अगर कोई भी औद्योगिक उद्गम के जो भूमि है या भवन है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के क्या है भाई, जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसको मैं सेल करके, उसको क्या करता हूँ, उसको सेल करके, कोई भी औद्योगिक उद्यम का जो भूमि या भवन है, लैंड एंड बिल्डिंग है, उसको सेल करके मैं SMEC को सेल करके एनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ही खरीदता हूँ, है ना, तो मुझे डिडक्शन मिलेगा। और कितना वर्ष के अंदर खरीदना है भाई, इसको भी 2 वर्ष के अंतर्गत खरीदना है। जैसे मैं जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जितना मैं सेल किया हूँ या जितना इन्वेस्ट किया हूँ उतना तक मुझे छूट मिलेगा। सपोज मैं इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को 50 लाख में सेल किया हूँ, कितना में सेल किया हूँ, 50 लाख में, लेकिन मैं 56 लाख का खरीद लिया हूँ, कितना का खरीद लिया हूँ भाई, 56 लाख का परचेस किया हूँ, तो मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा, 50 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं फायदा कमाने के लिए 40 लाख में परचेस किया हूँ तो कितना का डिडक्शन मिलेगा, मुझे ये 40 लाख में डिडक्शन मिलेगा, 10 लाख में क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेक्शन 54EC। सेक्शन 54EC क्या बोलता है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, कोई भी लॉन्ग टर्म, है ना, दीर्घ अवधि के पूंजी संपत्ति को हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं, है ना, तो हमको क्या किस में इन्वेस्ट करना चाहिए भाई, ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन को पूछा गया है। तो हमको NHA में, नेशनल हाईवे एजेंसी में, ठीक है, या तो NHA में इन्वेस्ट करें या तो हम करें REC में इन्वेस्ट करें या PFC में इन्वेस्ट करें, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हैं हमारे घर में, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का मैं आप लोग को मीनिंग पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ, जो 3 साल से उपयोग करने के बाद सेल करें, है ना। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में कितना है भाई, और लैंड एंड बिल्डिंग के केस में 24 मंथ है, बाकी में 36 मंथ है। जो लिस्टेड कंपनी का है, जो फाइनेंशियल एसेट्स है, उनके केस में 1 वर्ष है। तो वैसे हम लोग कोई लॉन्ग टर्म एसेट को बेच करके किस में इन्वेस्ट करें, NHA में, RFC में, PFC में इन्वेस्टमेंट करें, वो भी कितने साल के अंतर्गत भाई, ये जो सेल कर रहे हैं उसको 6 मंथ के अंतर्गत। अगर 6 मंथ के अंतर्गत हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हमको कितना तक छूट मिलेगा, जितना अमाउंट हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितना क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितना, या तो जितना हमारा कैपिटल एसेट को सेल किए हैं, कैपिटल एसेट को सेल किए हैं, या 50 लाख, या क्या होगा 50 लाख, तीनों में से जो कम हो, तीनों में से कम हो वही छूट मिलेगा। जैसे मान लीजिए सेक्शन 54EC के तहत मैं अपने घर का कोई गोल्ड को बेच करके किसमें इन्वेस्टमेंट किया हूँ, NHA में, REC में, PFC में। तो जैसे ही गोल्ड को बेचा तो उस गोल्ड को बेचने के ठीक 6 महीना के पहले मुझे ये एसेट को खरीदना चाहिए। कौन सा एसेट को, जो NHA में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, REC में या PFC में,
तभी मुझे डिडक्शन मिलेगा। जैसे मैं अपने गोल्ड को कितना में बेच दिया भाई, 55 लाख में बेच दिया। कितना में बेच दिया, 55 लाख में सेल किया हूँ, है ना, ये इन्वेस्टमेंट कर दिया। और ये बोलता है जितना इन्वेस्टमेंट किया है या जितना कैपिटल एसेट है या 50 लाख, एक लिमिट है, 50 लाख क्या है, एक लिमिट है। तीनों में से जो कम हो उसी को क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। ये हमारा कौन बोलता है, सेक्शन 54 बोलता है कि कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट को सेल करके क्या खरीदना चाहिए, हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एनएचए में, आरईसी में, पीएफसी में 6 महीने के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तभी हमको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये हमारा सेक्शन 54 बोलता है। उसके बाद सेक्शन 54 क्या बोलता है, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेच करके, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेच करके हमको किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए भाई, हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और शेड्यूल्ड फंड में, है ना, शेड्यूल्ड फंड या कोई भी यूनिट में, है ना, यूनिट में या शेड्यूल्ड, है ना, या शेड्यूल्ड फंड में क्या करना चाहिए भाई, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, है ना। उसको बेच करके किसमें करना चाहिए, शेड्यूल्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, शेड्यूल्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कितने समय के अंतर्गत, ये भी है आपका 6 महीने के अंतर्गत है। 6 महीने के अंतर्गत क्या करना चाहिए, परचेस करना चाहिए, तभी हमको क्या मिलेगा, छूट मिलेगा, अन्यथा छूट नहीं मिलेगा। ये भी सेम है, जितना अमाउंट हम इन्वेस्टमेंट किए हैं या जितना कैपिटल एसेट्स हुआ है और इसका लिमिट कितना है, 50 लाख तक ही हमको क्या मिलेगा, छूट मिलेगा, जो क्या रहेगा, कम रहेगा। जैसे अब एक एग्जांपल, कोई भी मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचा हूँ, चलो मैं 70 लाख में बेच दिया हूँ। कितना में बेच दिया हूँ, 70 लाख में। लेकिन मैं जो यूनिट खरीद रहा हूँ, है ना, वो खरीद रहा हूँ 60 लाख का खरीद रहा हूँ। तो ऐसे में छूट कितना मिलना चाहिए, 60 लाख का, लेकिन एक लिमिट है भाई, कितना है, 50 लाख है। तो कितना छूट मिलेगा हमको, 50 लाख तक छूट मिलेगा। और सेल के हम 70 लाख में, तो 20 लाख में क्या लग जाएगा, हमारा टैक्स लग जाएगा। ठीक है भाई। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 54F में, है ना। सेक्शन 54F क्या बोलता है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को सेल करते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, रेसिडेंशियल हाउस, जो ऊपर वाला है ना 54 है, रेसिडेंशियल हाउस को छोड़ करके भी कोई भी हम लोग लॉन्ग टर्म में क्या सेल करते हैं, एसेट सेल करते हैं। और हमको क्या खरीदना चाहिए भाई, और हमको रेसिडेंशियल हाउस ही खरीदना चाहिए। क्या खरीद रहे हैं, रेसिडेंशियल हाउस खरीद रहे हैं। कितने समय के अंदर, 2 ईयर के अंतर्गत खरीद रहे हैं। तो हमें कितना छूट मिलेगा, या जितना हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और या जितना कैपिटल गेन हो रहा है, दोनों में से जो कम है उतना का छूट मिलेगा। ठीक है, ये कौन सा बोलता है भाई, सेक्शन 54F बोलता है। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 54G। सेक्शन 54G क्या बोलता है, एनी इंडिविजुअल अंडरटेकिंग शिफ्टेड इन अर्बन एरिया या स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कोई भी औद्योगिक भूमि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में शिफ्टेड है। कहाँ शिफ्टेड है भाई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में शिफ्टेड है। ठीक है, तो उसको हम लोग सेल करते हैं, और सेल करके ही कोई स्पेशल इकोनॉमिक जो सेल करके कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ही खरीदते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। जितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जितना हमारा कैपिटल गेन है, दोनों में से कम है, उतना हमारा छूट मिलेगा। ठीक है। सेक्शन 54G भी क्या बोलता है, कोई फिर रेसिडेंशियल हाउस और प्लांट है, या रेसिडेंशियल हाउस हो या प्लांट हो, उसको सेल करके हमको क्या खरीदना है, रेसिडेंशियल हाउस या प्लांट ही खरीदना है। तो कितने टाइम पीरियड के अंतर्गत खरीदना है, 2 वर्ष के अंतर्गत ही खरीदना है, तभी हमको छूट मिलेगा, जितना हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए हैं और जितना का कैपिटल गेन हुआ है उतना तक ही छूट मिलेगा। ठीक है भाई। तो हमने अभी क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा, ध्यान से देखना है, सेक्शन 54 सीरीज पढ़ा। सेक्शन 54 सीरीज में हमने डिटेल पढ़े भाई, तो ध्यान से देखना है। सेक्शन 54 क्या बोलता है, रेसिडेंशियल हाउस, रेसिडेंशियल हाउस को बेच करके हम लोग रेसिडेंशियल हाउस ही खरीदते हैं, है ना। अगर हम लोग ट्रांसफर करने से 1 वर्ष पूर्व हम लोग देख चुके हैं या खरीद चुके हैं कि मैं खरीदूंगा, है ना, तो उसके लिए कितना है, 1 वर्ष है। और जैसे ही मैं ट्रांसफर किया और ट्रांसफर करने के बाद 2 वर्ष का समय देता है। अगर मैं उस रेसिडेंशियल हाउस को बनवा रहा हूँ तो उसके लिए कितना समय देता है, 3 वर्ष का समय देता है। और कितना डिडक्शन मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितना हुआ है, जितना मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया हूँ,
होता है दोनों में से जो लोअर है। अगर मान लीजिए मैं 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष, अभी पता है ना 1 वर्ष किस कंडीशन में है, ट्रांसफर करने से पहले मैं खरीद चुका हूँ। दूसरा 2 वर्ष है, ट्रांसफर किया हूँ और ट्रांसफर करने के बाद मैं परचेस कर रहा हूँ, इसके लिए 2 वर्ष के अंतर्गत खरीदना है। थर्ड क्या बोलता है कि ट्रांसफर मैंने कर दिया हूँ लेकिन मैं कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ उसके 3 वर्ष, है ना, उसके अंदर ही खरीदना चाहे, नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए हम लोग ये सब परचेस नहीं कर रहे हैं तो एक स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट बना करके वहाँ जमा कर लेना चाहिए कि मैं भविष्य में खरीदूंगा। ठीक है। सेक्शन 54 भी क्या बोलता है, एग्रीकल्चर लैंड। क्या बोलता है भाई, एग्रीकल्चर लैंड को सेल करके एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदना चाहिए, है ना, 2 वर्ष के अंतर्गत तभी छूट मिलेगा। सेक्शन 54D क्या बोलता है, कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को सेल करके जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसको सेल करके इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना चाहे 2 वर्ष के अंतर्गत तभी छूट मिलेगा। सेक्शन 54A से क्या बोलता है, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ये दोनों सेम जैसे हैं। सेक्शन 54A से सेक्शन 54E, इसमें क्या है, हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को सेल करके NHA REC PFC लिमिटेड में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी हमको छूट मिलेगा। और सेक्शन 54A क्या बोलता है, लॉन्ग टर्म एसेट को सेल करके कोई भी यूनिट, है ना, शेड्यूल्ड फंड का यूनिट या शेड्यूल्ड यूनिट का हमको खरीदना है तभी छूट मिलेगा। ठीक है भाई, और ये कितने महीने के अंतर्गत खरीदना है, 6 महीने के अंतर्गत खरीदना है तभी छूट मिलेगा। और कितना लिमिट है इसका, या जितना इन्वेस्टमेंट किए हैं और जितना हमारा कैपिटल एसेट है या 50 लाख है, ठीक है, वो तीनों में से जो कम हो वही छूट मिलेगा भाई। सेक्शन 54E क्या बोलता है ना, सेक्शन 54A बोलता है कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, है ना, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट रेसिडेंशियल हाउस को छोड़ करके, है ना, रेसिडेंशियल हाउस को छोड़ करके हम लोग खरीदते हैं तभी हमको छूट मिलेगा। सेक्शन 54 क्या बोलता है, कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है जो अर्बन एरिया में या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थित है उसको सेल करके हम लोग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ही खरीदते हैं अर्बन एरिया में तो हमको छूट मिलेगा। सेक्शन 54D क्या बोलते हैं, कोई भी रेसिडेंशियल हाउस है या प्लाट है ना, या प्लांट एंड मशीनरी है उसको सेल करके हम लोग रेसिडेंशियल हाउस, प्लांट एंड मशीनरी या कोई प्लाट खरीदते हैं तभी हमको छूट मिलेगा। ये हमारा कौन सा होता है भाई, सेक्शन 54 होता है। तो भाई सभी इस सेक्शन को ध्यान से पढ़ लेना, इसको नोट कर लेना, आप लोग नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, मैं इसका PDF आप लोग को सेंड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को सभी लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।